नमस्कार दोस्तों, मैं पीताम्बर प्रधान एक बार फिर से आपका एशियप की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पर्यावरण का एक और टॉपिक पॉल्यूटेंट एंड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है प्रदूषक और उसका प्रभाव के साथ बीमारियां। ठीक है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इस विषय से रिलेटेड सारी पीडीएफ आपको इस पोर्टल में अवेलेबल हो जाएंगे, उसके लिए चिंता करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रदूषक और उससे होने वाली बीमारी में सबसे पहले ये देख लेते हैं जो विभिन्न प्रकार के ये वायु संबंधित, ठीक है, वायु से संबंधित आपके जितने भी जो प्रदूषक है उनसे होने वाली बीमारियों को या प्रभाव को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से पिछले बार क्वेश्चन आया था कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है मानव शरीर पे। तो देखिए, सांस के माध्यम से ये शरीर में प्रवेश कर पहुंचकर रक्त में घुलकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वहन की क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, जो बिल्कुल कम होने के कारण मनुष्य इसके मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन को प्रभावित करती है जो ऑक्सीजन को प्रवाह को रोक देता है। ठीक है, इससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यही पिछली बार का क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या प्रभाव पड़ता है मानव शरीर पर। नेक्स्ट देखेंगे, अगर इसकी विशेषता पे जाएं तो मैं बता दूं कि वायु से संबंधित जो भी गैसियस पोल्यूटेंट है या प्रदूषक है, उनमें से 50% का जो प्रतिनिधित्व ये अकेला गैस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब जितने भी गैसियस प्रदूषक है उनमें से 50% जो है एक अकेला इस कार्बन मोनोऑक्साइड का है। इसे हम दम घोटू गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं शरीर में। ठीक है, चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम देखें कि नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है मानव शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो मानव शरीर को जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो कई रोग से ग्रसित कर देते हैं, जैसे मसूड़ों में सूजन, ठीक है, रक्त का स्राव, ठीक है, निमोनिया है, और कैंसर जैसी बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि जो पिछली बार का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस पर मैं बात करूं कि फोटोकेमिकल जो स्मोग है, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोग या प्रकाश रासायनिक प्रभाव, प्रकाश रासायनिक स्मोग जो है वो कैसे बनता है। तो प्रकाश रासायनिक स्मोग जो है वो इन तीनों का मिश्रण है। ठीक है, ये देखिए, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। जब सनलाइट धूप में सूर्य की किरणों से ये क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पेन का क्या है, एक यौगिक है, मिश्रण है। ठीक है, इस मिश्रण को यही है प्रकाश रासायनिक स्मोग। ठीक है, तो पिछली बार का क्वेश्चन ये था, वेरी इंपॉर्टेंट, 2017 में शायद ये पूछा गया था, आप चेक कर लीजिएगा कि फोटोकेमिकल स्मोग जो है उसका यौगिक क्या क्या है, उनसे किन से मिलकर बना होता है, और ये कौन से गैसीय प्रदूषक का से होता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं। तो अधिकांश ऊंचाई पर उड़ने वाले जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं उनसे क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है समताप मंडल में ओजोन की परत को पतली कर देती है। ठीक है, तो ये घातक गैस है अगर ये समताप मंडल में छोड़ी जाए। ठीक है, क्योंकि सुपरसोनिक जेट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के विभिन्न ऑक्साइड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि सल्फर के ऑक्साइड्स। ठीक है, तो सल्फर के अगर ऑक्साइड्स हम देखें तो जहां पे देख सकते हो ये सल्फर के डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से देखिए क्या होता है मानव शरीर पे। इससे होने वाले बीमारी या प्रभाव से हम देख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से आंखों में जलन होता है। ठीक है, फेफड़े के रोग हो जाते हैं, खांसी तथा दमा जैसी रोग होते हैं। इसके साथ ही सिर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ऐसी कई बीमारियां और कमजोरियां हो जाते हैं मानव शरीर में। ठीक है, और इसकी विशेषता अगर देखें, ठीक है, इसकी विशेषता अगर देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं।
ठीक है। क्रैकिंग गैस मतलब कई ऐसे संगमरमर पत्थर या कई ऐसे किलो में इसके कारण पत्थरों में क्रैक पड़ जाते हैं। जैसे कि देखिए, मथुरा तेल शोध जो कारखाने हैं, वो उसके चिमनी से निकलने वाले जो गैसेस है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। इस सल्फर डाइऑक्साइड के कारण देखिए ताजमहल में आप देखेंगे कि ताजमहल की जो तबाही का कारण यही गैस है, ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड्स। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा पांचवा गैस है, चौथा, अगर देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं, ठीक है, इसका CFC नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे प्रभावित क्या हो जाता है हम सब जानते हैं, इसको प्रभाव देख लेते हैं कि CFC के उत्सर्जन एवं उनके वायुमंडल में पहुंचती है जो रेफ्रिजरेशन से के कारण क्या होता है, समताप मंडल में ओजोन की गैस की परत को यह क्षय करती है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन से निकलने वाली जो CFC गैसेस है ओजोन परत को क्षय करती है। इसके साथ ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता में वृद्धि के कारण हरित जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें भी वृद्धि होती है, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का मैंने बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनमें वृद्धि होने से, ठीक है, इनमें वृद्धि होने से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है उनमें से एक रीजन क्लोरोफ्लोरो का बढ़ना भी है, जिसे ओजोन परत का क्षय होता है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो सूचक है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीथेन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मीथेन जो है जिसको डिनोटेशन हम करते हैं CH4 से, ठीक है। मीथेन, इसका देखते हैं कि ये उत्पन्न कहाँ से होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, मीथेन जो है वेरी इंपॉर्टेंट एक गैस है, तो इसके हम बारे में हम ये देखें कि यह भी एक हरित या ग्रीन हाउस की इफेक्ट गैस है, ठीक है, हरित गृह प्रभाव को में वृद्धि करता है मीथेन के जो स्रोत हैं, अगर हम लोग मानव जनित या मानवीय स्रोतों से अगर देखा जाए कि मानवीय स्रोतों से कहाँ से गैस निकलता है, यह गैस तो धान के खेतों से ये गैस निकलता है। कोयले की खानों से मीथेन का बनता है। पशुओं के जुगाली करने से भी गैसेस निकलते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन बना था, निम्न में से कहां से मीथेन गैस का स्रोत है या नहीं, ठीक है। तो मीथेन जो गैस है वो धान के खेतों से भी निकलता है, कोयले खानों से भी, या पशुओं के जुगाली से भी निकलता है। इवन मैंग्रोव वन की तो दलदली एरिया होता है, ठीक है, जो आप बोलूं तो दलदली जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो दलदली क्षेत्र है वहां से भी क्या है, ये मीथेन गैस स्रावित होता है, ठीक है। तो उसको भी याद रखेंगे कि ये दलदली क्षेत्रों से भी मीथेन गैस का सृजन होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्राकृतिक स्रोतों से। देखिए, प्राकृतिक स्रोतों से मीथेन गैस कहां से आता है, आर्द्र भूमि समुद्र क्षेत्र से, तथा 76% मीथेन प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है, ठीक है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से भी निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी वायु के प्रदूषक जिनसे होने वाले प्रभाव, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक नया पोल्यूशन जो है जल प्रदूषण, ठीक है। तो जो जल प्रदूषण है वो जो है अनावश्यक जल या अनावश्यक मनुष्यों द्वारा या प्राकृतिक स्रोतों से जल में मिलने वाली जो अशुद्धियों के कारण उसके जल के गुण में गिरावट होती है, तो जिससे जल क्या है, प्रदूषित हो जाती है। अब इस प्रदूषित जल से मनुष्य समुदाय, जंतुओं और पादप समुदायों के लिए एक अनुपयुक्त तथा हानिकारक तरल पदार्थ बन के रह जाता है। इसे ही हम जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। अब जल प्रदूषण के कई स्रोत हैं, ठीक है। जल प्रदूषण के कई स्रोत को अगर देखा जाए, जल की गुणवत्ता को, ठीक है, जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को ही हम जल प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। अब ये जो निम्न आधारों पर हम इनको बांट सकते हैं, अगर देखा जाए तो इनको हम निम्न आधारों पर बांट सकते हैं। तो जैसा कि दिखाया गया है कि पहला जो प्रदूषक है, इसको आप लोग देखें कि प्रदूषक जो है वो स्रोत के आधार पर अगर बांटे, हम स्रोत के आधार पर अगर प्रदूषक को बांटे तो किस प्रकार से इनका वर्गीकरण होगा।
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं औद्योगिक, ठीक। हाँ, औद्योगिक प्रदूषक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखेंगे आप कि इनमें जो देखा जाए तो सबसे जो पहला है वो औद्योगिक प्रदूषक है, ठीक है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है आपका कृषि जनक प्रदूषक है। तीसरा अगर देखें तो नगरीय प्रदूषक है, नगरीय प्रदूषक है। चौथा आप देखें तो ये आपका हो जाता है प्राकृतिक प्रदूषक है, ठीक। तो ये 4 प्रकार का वर्गीकरण हो जाता है वैसे स्रोतों से जो जहां से जल प्रदूषित होता है, ठीक है। तो स्रोत के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला औद्योगिक प्रदूषण देखे अगर, ठीक है। अगर हम औद्योगिक प्रदूषण की बात करें तो उद्योग से निकलने वाले जो भी केमिकल्स हैं जैसे सल्फाइड्स, क्लोराइड, अमोनियम, ठीक है, नाइट्रेट्स आदि आदि रासायनिक के साथ साथ कुछ धात्विक पदार्थ भी मिलते हैं जिनसे पानी से मिलने से यह पानी प्रदूषित होती है। उदाहरण के लिए अगर पारस, जस्ता, रेडियोएक्टिव पदार्थ तथा सीसा, ये ऐसे प्रदूषक है जो पानी से मिलने पर धात्विक प्रदूषित कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा है कृषि जनित, मतलब कृषि के जो भी कार्य होते हैं उससे मिलने वाले प्रदूषक भी जल प्रदूषण होता है। जैसे कि हम सब जान रहे हैं, हम लोग उर्वरक यूज करते हैं तथा कीटनाशक, कवकनाशक ऐसी चीजों का तथा शाकनाशी ऐसी चीजों का छिड़काव करने से जल प्रदूषण होता है। तो ये कृषि जनित प्रदूषक होंगे। आपका इसमें क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि किसी भी प्रदूषक का नाम देगा और उसमें बोलेगा ये कृषि जनित है कि औद्योगिक जनित है या नगरीय प्रदूषण है या प्राकृतिक प्रदूषण है। तो चलिए बढ़ते हैं नगरीय प्रदूषण की। हम सब मनुष्य जो है अधिकतर अभी नगरों में रहने लगा है, क्योंकि मनुष्य जो अभी प्रवृत्ति है वो शहरों की तरफ जाने का है। तो वहां पे क्या होता है, मनुष्य या जानवरों द्वारा क्या होते हैं, उनसे उत्पन्न की गई जो प्रदूषक है उनसे अगर जल प्रदूषण हुए तो हम उसको मानव जनित या नगरीय प्रदूषक कहेंगे। जैसे मनुष्य एवं जानवरों के मृत शरीर को शरीर में तो नदियों तथा नालों में बहाना, जिससे पानी प्रदूषित होता है। इनसे निकलने वाले तत्व जो है नाइट्रेट, अमोनिया होते हैं, ठीक है, जिससे ये जल प्रदूषित होता है, ठीक। आगे हम देखते हैं प्राकृतिक प्रदूषक। जैसे हम देखते हैं प्राकृतिक प्रदूषक अगर ले लें तो ये चौथा स्रोत है जहां से जल प्रदूषक होता है। पहला इनमें जो प्राकृतिक प्रदूषक की बात करूं मैं, एक तो ज्वालामुखी और इससे निकलने वाली राख, ठीक है, धूल, ठीक, और भूस्खलन, मतलब जो कई जगह देखे हैं पहाड़ों से मिट्टियां जो है धसक जाती हैं, ठीक है, गिर जाती हैं, ठीक है, उसको भूस्खलन करती हैं। तो इनसे भी बह के क्या करते हैं, नदियां जो है वो नदियां और नाले में जल प्रदूषण होता है। तो ये मुख्य 4 स्रोत थे जो प्रदूषक के स्रोतों के आधार पर थे, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो 4 स्रोत हैं, ठीक है, ये जो 4 स्रोत हैं वो स्रोत के आधार पर इनका वर्गीकरण है। इसके आगे हम देखते हैं कि भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर जल प्रदूषक का वर्गीकरण। तो जैसे भौतिक प्रदूषक क्या होते हैं और रासायनिक प्रदूषक क्या होते हैं, ठीक है। ये दो जो है ये भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे भौतिक प्रदूषक हो जाएगा तो जल में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके रंग, गंदापन, अवसाद, तेल तथा ज्वालामुखी के धूल, राख, इन सब से क्या हो जाता है, पानियों में एक निलंबन सा बन जाता है, जिससे पानी में ठोस अवशिष्ट मिल जाते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है पानी प्रदूषित होता है और इसका ये फिजिकल जो भौतिक प्रदूषण है उसके कारण पानी ऐसा दिखाई देता है। उसके रंग में, गंध में परिवर्तन जो होता है वैसे पॉल्यूटेंट को हम भौतिक प्रदूषण कहेंगे। रासायनिक के प्रदूषण में क्या हो जाता है, यह वैसे पदार्थ जो पानी के रासायनिक प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करते हैं। तो ये किस प्रकार के प्रदूषक हैं, जैसे क्लोराइड्स है, सल्फाइड्स है, कार्बोनेट्स है, नाइट्रेट्स जैसे कीटनाशी, शाकनाशी, इन सब से क्या है केमिकल पॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और वैसे प्रदूषक जो जल में मिले रहते हैं, कुछ
इनका जो तीसरा वर्गीकरण है उसको हम लोग देखें तो विलग्नताओं के आधार पर, विलग्नताओं मतलब होता है कि बायोडिग्रेडेबल है या नहीं। तो जैसे कुछ होते हैं जो डिग्रेडेबल होते हैं और कुछ होते हैं नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है। तो जो डिग्रेडेबल होते हैं वो क्या सूक्ष्म जीवों द्वारा अवघटित हो जाते हैं और वो क्या है, उनको अवघटन के बाद वो मिट्टियों में या जल में मिल जाते हैं। जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, अगर ये पानी में मिले तो ये अवघटित हो जाएंगे, इनके अवशेष कुछ सालों बाद नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कुछ नॉन डिग्रेडेबल है, अब उनको देखें अपन, ठीक है। नॉन डिग्रेडेबल तो ये हैं, जैसे इसमें ऐसे अवशेष मिल जाते हैं जिससे क्या होते हैं, उनके पानी के सूक्ष्म जीव हैं इनको अवघटित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे समय में जैसे कुछ प्लास्टिक्स हैं, कुछ रासायनिक विषाक्त पदार्थ है जैसे एस्बेस्टस, ठीक है। ये ऐसे पदार्थ हैं जो नॉन डिग्रेडेबल है, इनके पानी से मिलने पर ये इनका जो अपक्षय नहीं हो पाते, ठीक है। वियोजन सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं हो पाते हैं, इनको हम नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषक कहेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जल प्रदूषक जो है उनके स्रोतों के आधार पर अलग है, भौतिक और रासायनिक तौर पर अलग है, और तीसरा जो है बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल के आधार पर अलग होते हैं, ठीक है। इनकी बात सबसे जरूरी पॉइंट है, अगर उस पे जाए, ठीक है। तो हम आ जाते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन बनता है उस पे अगर देखा जाए तो आपको ये देखेंगे कि यहाँ पे बीओडी और सीओडी जैसे ये जो चीजें आपको दिख रही हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम इनको ही कवर करते हैं, बीओडी और सीओडी क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि बीओडी जैसे नाम से दिख रहा है, बीओडी मतलब इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है व्यापम जैसे एग्जाम में कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, ठीक है। तो इनका फुल फॉर्म तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ठीक है। लेकिन आपको इसका डेफिनेशन भी दिया रहेगा जिसको हमको पहचानना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर जल में 1 लीटर जल को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों के अपचयी क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। क्या होती है एक्चुअली, बीओडी एक उस ऑक्सीजन की मात्रा का डिमांड है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा 1 लीटर पानी में 5 दिन में मेटाबॉलिक उपपचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है, ठीक है। यह है बीओडी, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम सीओडी की बात करें, सीओडी, ठीक है, तो सीओडी का पूरा नाम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी, सीओडी वास्तव में उस कुल ऑक्सीजन की मांग को कहते हैं जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों, जैव क्षयकारी तथा अक्षयकारी मतलब डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल के ऑक्सीजन के लिए आवश्यक होता है। एक बार फिर से मैं अगर वन लाइनर में बता दूं कि जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये भी ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों, बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को ही हम कार्बनिक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए इनमें संबंध क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ क्या है, कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा मांगी गई ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है। तो याद रखिएगा सीओडी जो है वो ग्रेटर देन होता है बीओडी से, सीओडी जो डिमांड है ऑफ ऑक्सीजन है वो ग्रेटर देन होता है बीओडी से। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनका रेशियो जो है, देखिए इनका रेशियो क्या होता है, तो सीओडी अपॉन बीओडी, ठीक है, सीओडी अपॉन बीओडी, सॉरी ये डी है, सीओडी अपॉन बीओडी जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है।
तो व्यापम के 2 बार एग्जाम आ चुके हैं, इस एग्जाम में 2 एग्जाम में ये 2 चीजें पूछी गई हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, और ये रिलेशन, ठीक है। तो इस रिलेशन को बिल्कुल याद रखिएगा, सीओडी जो ग्रेटर देन है बीओडी से, और सीओडी बीओडी का जो रेशियो में वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। अगर कहीं मैंने उल्टा लिख दिया कि बीओडी अपॉन सीओडी लिख दिया, ठीक है, बीओडी अपॉन सीओडी गया, ये हो जाएगा लेस देन 1 हो जाता है, ठीक है। पर आमतौर पर सीओडी बड़ा होता है, इसलिए ये दोनों रिलेशंस आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं पहले बीओडी सीओडी देख लें, फिर डीओ और एमपीएन को देखेंगे। तो देखिए बीओडी को हम चलते हैं बीओडी की तरफ। यह परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है बीओडी, ठीक है। बीओडी जो है जल प्रदूषण के मानक का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण घटक है। जल कितना प्रदूषित है ये बीओडी से हम तय करते हैं, ठीक है। बीओडी से क्या तय करता है कि जल का प्रदूषण जो है वो तय होता है, ठीक है। इसका चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, जल जितना अधिक प्रदूषित होगा, जितना अधिक जल प्रदूषित होगा, प्रदूषित पदार्थों में विघटित के लिए उसी अनुपात में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। सीधा सीधा इसका मतलब है पानी जितना गंदा होगा बीओडी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद सीओडी को देखते हैं। सीओडी भी उसी तरह जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों में क्रिया और प्रतिक्रिया हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे हम रासायनिक कार्बनिक जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या सीओडी कहते हैं, ठीक है। तो इसको इस शब्दों में भी समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी नेक्स्ट चीज हम देखते हैं सीओडी का, कि सीओडी की जो सहनीय मात्रा है वो कितना है, 20 मिलीग्राम। कितनी, इसको याद रखिए 20 मिलीग्राम होती है सीओडी की। सीओडी की जो 20 मिलीग्राम है 1 लीटर जल में इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीओडी का मान सदैव बीओडी से अधिक होता है, ये अभी मैंने बता चुका है। चलिए तो इस तरह से सीओडी और बीओडी को आप जाना, ठीक है, इसके फुल फॉर्म याद रखिएगा, और सीओडी बीओडी में क्या डिफरेंस है इसको भी देखिएगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये डीओ क्या होता है, ठीक है। डीओ मतलब जिसका पूरा नाम हुआ डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब किसी पानी में कितना ऑक्सीजन की मात्रा है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के शोषण के लिए आवश्यक होती है। तो डिजॉल्व जितना होगा उतना ही मछली जिंदा रहती है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से होने वाले अनाक्सीय शोषण के चलते जो द्वितीयक प्रदूषक है, जैसे क्या है, मीथेन, अमोनिया, H2S आदि बनने से जल में दुर्गंध उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिजॉल्व ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। अगर ये ना रहे तो पानी प्रदूषित होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी से क्या है, द्वितीयक प्रदूषक जो है वो उत्पन्न होने लगते हैं, और जैसे कि मीथेन, अमोनिया, H2S आदि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, इसको भी आप ध्यान देंगे कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर ना मिले तो क्या हो जाता है। तो एक चीज हम ये बताना और चाहूंगा, जैसे मान लीजिए पेयजल है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हम देखें ये इस पॉइंट को देखें कि पेयजल में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वो 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, 5 मिलीग्राम प्रति लीटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा, डीओ की मात्रा पोर्टेबल वाटर में कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, या 4 मिलीग्राम लीटर होनी चाहिए, मिनिमम 4 मिलीग्राम, ठीक है। तो पोर्टेबल वाटर के लिए ये है, ठीक है। इससे 4 मिलीग्राम से अगर कम हुआ तो वो प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और ये पोर्टेबल वाटर के लिए, और जो साधारण वाटर है उसके लिए 8 मिलीग्राम लीटर से कम होने पर जल जो है दूषित कहलाती है, ठीक है। सामान्य जल के लिए 8 मिलीग्राम, पोर्टेबल वाटर जो होता है वो 5 मिलीग्राम से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये जो एमपीएन है, अब इसका क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है।
एमपीएन का पूरा नाम होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। मोस्ट प्रोबेबल नंबर यह जैव अवशिष्टों द्वारा होने वाली जल के प्रदूषक का माप है। ठीक है, ये जैव अवशिष्टों द्वारा होने वाली जल प्रदूषक का माप होता है। जैसे एमपीएन जो है, आप अगर देखें तो ये एमपीएन परीक्षण की सहायता से ई कोलाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ई कोलाई आदि जैसे जीवाणुओं की पहचान की जाती है या माप की जाती है। तो ई कोलाई को कैसे मापा जाता है? एमपीएन परीक्षण से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एमपीएन की मापक से किसको मापा जाता है? ई कोलाई को। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है प्रदूषण जल में एमपीएन का मान उच्च होता है। ठीक है, मतलब प्रदूषित जल है तो उसमें एमपीएन का मान ज्यादा होगा। अगर एमपीएन का मान कम है तो वो शुद्ध जल है, अगर ज्यादा हो गया तो वो प्रदूषित जल है। तो इस तरह से आपने बीडीओ, बीओडी, सीओडी और डीओ तथा एमपीएन को समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इससे जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट जो है जल प्रदूषण का वर्गीकरण। जैसा कि अपने सिलेबस में दिया है, इन सब के बारे में भी हमको पढ़ना है कि जल प्रदूषण का जो वर्गीकरण है वो दो रूपों में किया गया है। जैसे जल में भंडारण के आधार पर और स्रोत के आधार पर। देखिए, भंडारण के आधार पर देखा जाए तो धरातलीय जल प्रदूषण है। ठीक है, धरातलीय जल मतलब धरती के ऊपर जो जल स्रोत है, जैसे तालाब है, नदी है, नाले हैं, ठीक है, नहर है, ये सब धरातलीय जल प्रदूषण वहां पे जो प्रदूषण होगा। ठीक है, झीलों में प्रदूषण, समुद्र में प्रदूषण और भूमिगत जल में प्रदूषण। तो मेनली हमको क्या पढ़ना है? ये समुद्री जल में प्रदूषण, इसके साथ साथ भूमिगत जल में प्रदूषण, ये दो मेनली हमको पढ़ने हैं, जैसा कि सिलेबस में डिफाइन है और क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। ठीक है, फिर भी हम बाकी दो को भी देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, जो जितनी जरूरत है। ठीक है, अगर स्रोत के आधार पर बता दूं, ठीक है, तो घरेलू अपशिष्ट से जल प्रदूषण होता है। ठीक है, सीवेज जल से जल प्रदूषण होता है, औद्योगिक अवशिष्टों से भी जल प्रदूषण होता है और कृषि अवशिष्टों से भी जल प्रदूषित होता है। तो जल प्रदूषण के 4 अन्य आधार भी है स्रोत के आधार पर। ठीक है, घरेलू स्रोत हो सकते हैं, सीवेज हो सकता है, औद्योगिक और कृषि उपयोगों में अवशिष्ट पदार्थों से। तो सबसे पहले हम लोग कुछ मुख्य पॉइंट देते हैं, जितनी जरूरी चीजें। देखिए, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि आप अगर देखें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग के निर्देश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला, ठीक है, जो ERL जो है, ठीक है, इन्वायरमेंटल रिसर्च जो लेबोरेटरी है, ठीक है, वो लखनऊ में जल की गुणवत्ता को परीक्षणों के उपरांत जल को ABCD और E नामक 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो ये पूछा जाएगा कि जल की कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो मुख्य 5 श्रेणियों में बांटा गया है। इसका निर्धारण किसने किया है? तो पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ द्वारा किया गया है। ठीक है, इनके द्वारा शोध करके क्या है, जल को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा बनेगा कि किसी भी जल का नाम दे देगा और इसको कौन से वर्ग में रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनको 5 वर्गों में रखा गया, ABCD और E, ये 5 वर्गों में बांटा गया है। तो पहले वर्ग में हम लोग देखते हैं जो पीने योग्य पानी होता है, पीने के लिए जो पानी होता है वो वर्ग 1 में रखा गया है। ठीक है, और जो नहाने के लिए, तैरने के लिए, ठीक है, मनोरंजन के लिए जो पानी का वर्ग है, वर्ग 2 में रखा गया है। तीसरा जो प्रकार है वो पारंपरिक उपचार के लिए के बाद, जो पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य जो पानी है उसको C कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, मतलब हमको सीधे नहीं पिए जा सकते। ठीक है, इसको कुछ ट्रीटमेंट के बाद पिए जा सकते हैं, उनको हम लोग क्या रखेंगे, C ग्रेड में रखे हैं। ठीक है, C वर्ग में। ठीक है, वन्य जीव और मछली पालन के लिए, ठीक है, उपयुक्त जो जल है उनको हम लोग वर्ग 4 में रखेंगे। ठीक, 5वां जो है आप देखें तो जो 5वां वर्ग है वो भले दूषित हो लेकिन वो एक उपयोगी हो जाती है
हम अगर देखें इसको तो पांचवें वर्ग में सिंचाई, उद्योग, ठीक है, शीतलन मतलब रेफ्रि, जहाँ पे कई सारे रेफ्रिजरेशन प्लांट है, वहां पे जो कूलिंग टावर्स है उनमें उनके लिए ये उपयोगी हो जाता है। ठीक है, सिंचाई उद्योगों के लिए जो पानी की कैटेगरी है उसको 5 में रखे हैं, कैटेगरी वर्ग ई में रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से 5 वर्गों में पानियों को बांटा गया है, किसके द्वारा? पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ द्वारा। ठीक है, ये केंद्र सरकार की ही लेबोरेटरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट मैं बताना चाहूंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील का जल जो है, ठीक है, एस्बेस्टस के कारण अत्यंत ही प्रदूषित हो गया था, जिसके कारण कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होने लगी थी। तो एस्बेस्टस से कौन सी बीमारी होती है जो झील के पानी को गंदा करती है? उससे वो है कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सुपीरियर झील में अगर ऐसा क्वेश्चन प्री वगैरह में पूछा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका झील में जो एस्बेस्टस के कारण कौन सी बीमारी हुई, तो आप कह सकते हैं कैंसर जैसे घातक बीमारी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सागरी जल में प्रदूषण। देखो सागरी जल में ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है, एसीएफ के सिलेबस में स्पष्ट रखा गया कि सी पॉल्यूशंस लिखा गया है, सी पॉल्यूशंस। ठीक है, सी जो पॉल्यूशंस है, सी पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे तो ये टॉपिक है सागरी जल प्रदूषण। तो देखिए हम सब जानते हैं आज के दिनों में सागर में क्या है, तेल शोधक कंपनियां अपनी तेल निकालने का फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, साथ में क्या है खाड़ी युद्ध हुए हैं, और जो जल सेना है उनसे भी कई प्रैक्टिस होते रहते हैं। तो सागरी जल का जो प्रदूषण मुख्य रूप से है वो सागर तटवर्ती भागों में नगरीय और औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थों को विसर्जन के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि समुद्र के किनारे पे बहुत सारे ऐसे, जैसे गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल ऐसे स्टेट है जहाँ पे क्या है जो मैक्सिमम उद्योग है वो सागर के किनारे पे बसे हुए हैं। ठीक है, जापान तट के पास अवशिष्ट जो एक घटना है, ये उसी का विस्तार है। जापान के तट के पास जो अवशिष्ट मिनीमाटा खाड़ी में, ठीक है, मिनीमाटा खाड़ी में क्या किया गया था, अधिक मात्रा में अवशिष्टों का जो क्या दिया फेंक दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण क्या है वहां का जल विषाक्त हो गई। तो उनसे जो रोग हुआ उसको मिनीमाटा रोग कहा गया, और ये जो है उसपे जो पारा डला था, ठीक है, इस पारा के विषाक्तता के कारण, तो याद पूछा जाता है कि जापान में मिनीमाटा रोग किस प्रदूषक का जल में फैलने से हुआ, तो वो था पारा। ठीक है, पारा का जल में घुलने से जो बीमारी पैदा हुई थी वो मिनीमाटा एक्चुअली क्या है, जापान का ही एक स्थान है। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था कि ये जो रोग पैदा हुई थी उस रोग का नाम दिया गया मिनीमाटा। तो मिनीमाटा जो है पारा की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, कृषि में प्रयोग होने वाली खाद एवं अन्य विषाक्त पदार्थ समुद्र जल में विषैली प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन एवं फास्फेट की मात्रा में वृद्धि करता है, जिससे नाइट्रोजन की जो अधिक मात्रा है वो एल्गी को बढ़ाने में तीव्रता में सहायता होता है। ठीक है, तो एल्गी बढ़ने से क्या हो जाता है कि समुद्री परितंत्र को नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ते हैं। तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस, इनकी अशुद्धियां जब समुद्री जल में मिलते हैं तो उनसे एल्गी प्रोड्यूस होते हैं। अब एल्गी प्रोड्यूस होने से आपको सबसे बड़ी घाटा मैं बता दूं यहाँ पे, तो देखिए जब ये एल्गी प्रोड्यूस होते हैं तो एक्चुअली ये फंगी और एल्गी ये ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशंस दिखाते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, पानी के ऊपर कई ऐसे जलकुंभी और ऐसे चीजें पनपना शुरू हो जाती हैं, जिससे क्या होता है सूर्य की रोशनी जो है, यहाँ के जो पादप हैं, जो घासेस हैं, यहाँ देखेंगे, ठीक है, सूर्य की रोशनी प्रॉपर पानी में ना मिल पाने के कारण यहाँ पे यूट्रिफिकेशन होने लगता है। ठीक है,
तो ये पूछा जाता है यूट्रिफिकेशन, ठीक है। सूर्य की रोशनी ना पड़ने के कारण यहाँ पे जो एल्गी जमा हो जाते हैं, जिसके कारण यूट्रिफिकेशन हो जाता है। यूट्रिफिकेशन मतलब क्या है, यहाँ ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, यहाँ ऑक्सीजन की कमियां हो जाती हैं, जिससे यहाँ पे जो भी मछलियां हैं वो सब मरने लगती है, ठीक है, और ये पानी सड़ने लगता है। तो यूट्रिफिकेशन बहुत घातक होता है किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए, जहाँ पे जलीय जीव रहते हैं और जलीय पौधे वनस्पति, उनको भी घाटा होता है, ठीक है। तो एल्गी का बनना एक बहुत बड़ा नकारात्मक इफेक्ट है। चलिए, उसी प्रकार से दूसरी चीज क्या होता है आपको मैं बता दूं कि अगर कहीं पे अगर वायु प्रदूषण है, ठीक है, वायु प्रदूषण है, ठीक, तो लाइका का प्रदूषण, लाइका का बनना क्या बताता है कि वायु प्रदूषण का सूचक होता है। तो आप नोट करके कहीं पे लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण का जो सूचक है, वायु प्रदूषण का सूचक अगर लिखूं मैं, वायु प्रदूषण का सूचक है वो है लाइकेन, ठीक है, ठीक। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। उसी प्रकार एक नोट्स लिखवाना चाहूंगा, ये भी जरूरी है कि पेयजल में 20 ppm तक नाइट्रेट आयन की मात्रा जो हानिकारक नहीं होता है, ठीक है। 20 ml से ज्यादा क्या होता है, 20 ppm से अगर ज्यादा नाइट्रेट आयन हुआ या नाइट्रोजन के आयन हुए तो उससे वो विषाक्त हो सकते हैं। वहीं बल्कि वयस्क शरीर की अधिकतम जो सहनीय क्षमता है वो 45 ppm की होती है, ठीक है। लेकिन जो पोर्टेबल रेट जो वाटर है उसमें 20 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। हम 45 ppm तक सह सकते हैं, ये नाइट्रोजन आयन की बात करते हैं। इससे अधिक होने पर देखो मिथोमोग्लोविनिमिया नाइट्रेट, या जिसे हम लोग साइनोसिस भी कहते हैं, नाइट्रेट साइनोसिस भी कहते हैं, ठीक है, नामक बीमारी बच्चों में उत्पन्न हो जाती है। इससे ऑक्सीजन का पुनः जो प्रवाह है वो रुक जाता है, ठीक है। फलस्वरूप शरीर नीला पड़ जाता है और बच्चों को मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस रोग को ही ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि नाइट्रोजन के आयन पानी में कितनी मात्रा होना चाहिए और उसके अधिकता से कौन सा बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि नाइट्रोजन आयन की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियां होती हैं, और उसका जो ये बीमारी का जो दूसरा नाम है उसको नाइट्रस साइनोसिस जैसे बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूमिगत जल का प्रदूषण देखते हैं, ठीक है, भूमिगत जल का प्रदूषण, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे अगर देखा जाए, मैं बोलूं पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो भूमिगत जल जो प्रदूषण है, ठीक, इसको आप अगर देखें, कुछ स्वच्छ जल का, कुल स्वच्छ जल का हम लोग केवल 30% भूभाग पर ही भूमिगत जल का उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। कुल जल में 30% भाग जो है भूभाग जो है भूमिगत जल है, ठीक है। कणिकीय प्रदूषण बोला जाए तो पार्टिकुलेट मैटर है, जल के रिसाव तथा बहिर्गमन के समय वो छन जाते हैं, ठीक है। जो पीएम पार्टिकल होते हैं वो छन सकते हैं, लेकिन वैसे विषाक्त पदार्थ कुछ होते हैं जो नहीं छनते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो मृदा से, भूमि से रिस कर वो भूमिगत जल में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो भूमिगत जल प्रदूषित होता है, ठीक है। इसका हम जैसे देख सकते हैं कि पानी में घुले हुए जो प्रदूषकों से युक्त जल बाहर आता है, जिसका प्रयोग मानव करता है तथा जिसके फलस्वरूप अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। अगर पीपीएम जैसे घोल अगर पानी में मिल जाए तो उससे क्या हो जाता है, कई बीमारियां प्रदूषित हो जाते हैं। उसी तरह कुछ और बीमारियों को हम देखें तो जैसे तेल अधिप्लाव, इसको हमने तेल स्लिपेज बोलते हैं, यानी ऑयल स्लिपेज बोलते हैं, ठीक है, ऑयल का रिसाव, ठीक है। कई समुद्रों में देखे होंगे क्या
कई लाख टन का समुद्री जहाज से तेल लाया जाता है, जहाँ पे रिसाव के चांसेस रहते हैं, ठीक है, या कई फैक्ट्रियां रहती हैं जो समुद्र में तेल निकालती हैं और तेल पूरा समुद्र में फैल जाता है, ठीक है। तो जली सतह पर तेल की तीव्र गति से फैलना ही क्या कहलाएगा, तेल अधिप्लावक कहलाता है, जिसे तेल अधिप्लावक या ऑयल, इसको क्या बोलते हैं, ऑयल स्लिपेज बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तेल की जो अधिप्लावकता है, ठीक है, उसको नियंत्रण कैसे किया जाए, ये ज्यादा जरूरी है। ये सब उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है भौतिक विधियां, ठीक है। देखिए ये इनसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए मैं बता रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या चीज है। जैसे भौतिक विधियां हैं, अब इन भौतिक विधियों में अगर देखें, सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि इस प्रक्रिया में जो तेल की अधिप्लावकता है, ठीक है, उसको क्या है, आग लगाकर हम लोग उसको जला दें। ये सोचते हैं कि हम आग लगा के इस भौतिक विधि द्वारा तेल के जो अवशेष है वो पानी के जो ऊपर तैर रहा है वो जल जाएगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि हम आग तभी लगा सकते हैं जब जो तेल का रिसाव है वो लगभग 10 mm या उससे अधिक हो। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि पानी में अगर तेल का जो परत है वो लोग 10 mm से ऊपर है, तभी हम लोग इसमें आग लगाकर इसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। फिर दूसरा है रासायनिक विधियां, ठीक है। रासायनिक विधि क्या होता है, डिटर्जेंट जैसी ऐसी चीजों को उस पानी के ऊपर डाल के झाग विधि द्वारा उसके इस तेल को निकाला जा सकता है, ठीक है। जो झाग बनेंगे वो हवा द्वारा उड़ा लिया जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से रासायनिक विधि से हम लोग जो तेल के स्लिपेज है वो हम दूर कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं जैविक विधि द्वारा। अब देखिए जैविक विधि में क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो ऑयल जैम्पिंग, बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑयल जैम्पिंग एक बैक्टीरिया है जो ऑयल को खाकर, ऑयल को पीकर इस सारे ऑयल को खत्म कर देता है, ठीक है। तो ऑयल या तेल अधिप्लावक को समाप्त करने के लिए जो जैविक विधि अपनाया जाता है उसमें ऑयल जंपिंग डाला जाता है। ऑयल जंपिंग क्या है, एक बैक्टीरिया है जो इस तेल को पीकर खत्म करता है। इस बैक्टीरिया की खोज 1996 में जो क्या है टेरी के अध्यक्ष डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, इसको नाम भी याद रखिएगा कि इनकी खोज किसने की थी 1996 में। टेरी के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, द इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेरी का मतलब है द इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष जो थे वो बनवारी लाल जी थे। इन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज की थी, जंपिंग ऑयल की, ठीक है। लास्ट जो विधि है इनमें से फूड में एक क्वेश्चन बन सकता है या आपको ऐसा नाम दे सकता है कि जो ऑयल स्लिपेज है उसको किस तरह से यांत्रिक विधि द्वारा अगर खत्म करना है, ठीक है, यांत्रिक विधि द्वारा अगर हम इसे क्या करें, खत्म करना चाहते हैं मैकेनिकल टर्म्स में, तो किस तरह से खत्म करेंगे। तो ये जो टर्म्स है, बूम्स के द्वारा, सोरबेंटन्स के द्वारा, ठीक है, या स्कीमर के द्वारा। तो मैं बता दूं कि बूम क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तेल के तह पर एक दीवार सा बना दिया जाता है जिससे तेल का रिसाव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो है सोरबेंटस जो है, यह एक ऐसी विधि है जिसको तेल अवशोषण करके इस तेल के रिसाव को रोका जा सकता है। और स्पीकर क्या होता है, यह एक प्रकार का क्या है, वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है जो पूरे तेल को सोख लेता है और उसे खींचकर ये सारी अशुद्धियां दूर कर सकता है, ठीक है। तो आपके ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो स्कीमर है वो किस काम में आता है। तो ऑयल लीकेज के, ऑयल जो स्लिपेज है समुद्रों में, ठीक है, उसको सोखने के काम आता है, ठीक है। ऐसा पूछ सकता है कि स्कीमर क्या है। उसी प्रकार ये अगर पूछा जाए कि सोरबेंटस क्या चीज है, सोरबेंटस जो है भी ऑयल के जो स्लिपेज है उसको रोकने के लिए एक अवशोषण विधि है, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से ये आपका खत्म होता है जल प्रदूषण और उसके रोकथाम के तरीके, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे दूसरे प्रदूषक जैसे कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।